एनसीईआरटी के चैप्टर 9 हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ेंगे। ऐसे इसमें राइट एंगल ट्रायंगल लिखे हुए हैं। क्वेश्चन का समरी ऐसा रहेगा जिसके आधार पर यदि हम शेप बनाते हैं तो राइट एंगल ट्रायंगल ही बनेगा। उसी पर आधारित ये क्वेश्चन है। इसमें कुछ सब्जेक्ट है, कुछ मैटर है जिसको अभी समझेंगे। जैसे फर्स्ट में एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाए हुए हैं। ये क्वेश्चन के समरी के अनुसार राइट एंगल ट्रायंगल बना हुआ है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट, यानी ए पर कोई ऑब्जेक्ट है जिसको सी के पास खड़ा व्यक्ति अपने आंख से उसको देख रहा है। यहाँ लिखा हुआ है लाइन ऑफ साइट, जिस रे से वह व्यक्ति देख रहा है उसको बोलेंगे लाइन ऑफ साइट। दूसरा, जो फर्श के पैरेलल है उसको हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं, और हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट के बीच जो एंगल बनता है उसको एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन कब बनेगा? जब देखने वाला व्यक्ति नीचे से किसी ऊपर के वस्तु को देख रहा है, उस परिस्थिति में एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। पुनः एक एंगल ऑफ एलिवेशन को दिखाए हुए हैं। जब राइट एंगल दूसरे दिशा से बना हुआ है तो यहाँ भी लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच जो एंगल बना है उसको एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। ध्यान रखिएगा, वस्तु जब यहाँ हो, देखने वाला व्यक्ति नीचे से ऊपर वाली वस्तु को देखता है, उस परिस्थिति में जो एंगल बनता है उसको एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। दूसरा स्थिति आता है जब देखने वाला व्यक्ति ऊपर बैठा हुआ है, ए पर बैठा हुआ है, और ऑब्जेक्ट नीचे हो। ऊपर से जब नीचे देखता है तो उसके आई के सामने, उसके आंख के सामने एक लाइन बनती है जो हॉरिजॉन्टल लाइन के पैरेलल होती है। यानी ये लाइन और ये लाइन पैरेलल होती है, और लाइन ऑफ साइट और इस हॉरिजॉन्टल लाइन के पैरेलल लाइन जो है उसके बीच जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। ध्यान दीजिएगा, ये जो है लाइन इसके पैरेलल है, उस परिस्थिति में ये एंगल यहाँ भी आ सकता है। क्या हो करके? अल्टरनेट एंगल होकर ये और ये बराबर होता है, लेकिन जब एंगल ऑफ डिप्रेशन आएगा तो वहाँ उसको यहाँ पर दर्शाएंगे, और एंगल ऑफ एलिवेशन आएगा तो उसको यहाँ पर दर्शाएंगे। इतना स्पष्ट ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा पीछे के चैप्टर में हम पढ़े हुए हैं फॉर्मूला। यदि एक राइट एंगल ट्रायंगल बना है, उसमें एक राइट एंगल है, दूसरा कोई एक्यूट एंगल लेंगे। यहाँ हम एक्यूट एंगल एक थीटा लिए हुए हैं, तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है जिसको P से लिखते हैं। राइट एंगल के सामने वाला हाइपोटेनस होता है जिसको H से लिखते हैं। अदर साइड को बेस करते हैं जिसको B से लिखते हैं। पुनः इसके फॉर्मूला को यहाँ लिख दिए हैं। साइन थीटा इक्वल टू P बाई एच, कॉस थीटा इक्वल टू B बाई एच, टेन थीटा इक्वल टू P बाई B। साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा इक्वल टू H बाई B, और सेक थीटा इक्वल टू H बाई B, और टेन कॉट थीटा इक्वल टू B बाई P। इस फॉर्मूला को देख करके अब हम क्वेश्चन नंबर 1 बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का समरी है कि एक सर्कस आर्टिस्ट एक पोल पर बंधे हुए रस्सी पर चढ़ रहा है। इसमें पोल एक AB पोल है जिसमें एक रस्सी बंधी हुई है। रस्सी इस प्रकार बंधी हुई है कि रस्सी में किसी तरह का ढीलापन नहीं है। तो रस्सी में जब किसी तरह का ढीलापन नहीं है, जिसकी लंबाई 20 मीटर है, आर्टिस्ट यहाँ से इस पर चढ़ रहा है, तो हम लोग को बताना है कि ये पोल की लंबाई कितनी है। इस एंगल में जब यहाँ एंगल ऑफ एलिवेशन 30 दिया हुआ है तो हाइट ऑफ पोल AB निकालना है। पीछे हम पढ़े हैं साइन थीटा इक्वल टू P बाई एच इन एंगल ABC एंगल में साइन 30 डिग्री हो जाएगा AB बटा AC, P बाई एच के अनुसार AB बटा AC। यहाँ साइन 30 का वैल्यू रखेंगे 1/2,
ए बी निकालना है, इसी का वैल्यू रखेंगे 20, इसको सॉल्व करेंगे तो ए बी की वैल्यू जाएगा 10, यानी हाइट ऑफ पोल इक्वल टू 10 मीटर आपका आंसर होगा। अब हम एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 2 को समझेंगे। क्वेश्चन के अनुसार एक पेड़ है, फिगर में ए बी पेड़ लिए हुए, ए बी पेड़ हो गया, किसी दिन आंधी में डी पॉइंट पर से पेड़ का डी ए भाग टूट करके नीचे झुक गया, जो सी डी के रूप में हो गया। पेड़ पूरा टूटा नहीं, इस प्रकार टूटा कि कुछ यहाँ पर जुड़ा हुआ है और उसका ऊपरी भाग आकर सी पर, जो कि ग्राउंड है, टच कर रहा है। अब फिगर के अनुसार हम कह सकते हैं कि जो पेड़ का भाग ए डी होगा वही सी डी होगा। इसका चर्चा बाद में भी आएगा। जहाँ सी पर टच कर रहा है वहाँ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, और जहाँ पर टच किया है वह पॉइंट पेड़ के जड़ से 8 मीटर की दूरी पर है, जैसा कि फिगर में दर्शाया गया है। ऐसा आप बनाएंगे तो बी सी डी एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। निकालना है हाइट ऑफ ट्री। हाइट ऑफ ट्री ए बी इक्वल टू वाट, यानी ए बी को हम लिख सकते हैं ए डी प्लस बी डी इक्वल टू वाट। ए डी को सी डी के रूप में यदि हम लिखते हैं, क्योंकि ए डी और सी डी बराबर है, तो सी डी प्लस बी डी इक्वल टू वाट। पीछे पढ़े हैं tan थीटा बराबर पी बाई बी इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी नहीं, राइट एंगल ट्रायंगल बी बी सी। tan थीटा इक्वल टू पी बाई बी, यानी tan 30 डिग्री इज इक्वल टू बी डी बटा बी सी। tan 30 का वैल्यू रखेंगे 1/√3, बी डी को बी डी रखेंगे, बी सी को 8 रखेंगे और सॉल्व करेंगे तो बी डी इक्वल टू आएगा 8/√3। इसको फर्स्ट इक्वेशन मानेंगे। इसी प्रकार cos थीटा इक्वल टू निकालेंगे b/8, यानी बी सी बटा सी डी, और उसमें वैल्यू रखेंगे तो सी डी इक्वल टू आएगा 16/√3। अब हमको ए बी निकालना है, तो ए बी इक्वल टू लिखे हैं ए डी प्लस बी डी, या ए बी इक्वल टू सी डी प्लस बी डी, और दोनों वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से बाई फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन का वैल्यू को रखेंगे, ऐड करेंगे तो आएगा 8√3, यानी हाइट ऑफ ट्री 8√3 मीटर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 और 4 और 5 को आप अपने से बनाएंगे। यदि समस्या होगी तो उसको व्हाट्सएप पर आप फिर पूछ सकते हैं। यहाँ 6 नंबर देखेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा उसके अपेक्षा जटिल है, जिसमें ए बी एक बिल्डिंग है, ए बी बिल्डिंग है जिसका ऊंचाई है 30 मीटर, एक सी डी जो 1.5 मीटर ऊंचा है। ये यहाँ से इस बिल्डिंग के ऊपरी हिस्से को देख रहा है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन इसका 30 डिग्री बन रहा है। कुछ समय बाद ये कुछ आगे बढ़ता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री हो जाता है। कब? जब डी पर से ई पर आता है तब। तो हम लोग को बताना है कि वह कितना दूर आगे बढ़ा कि 60 डिग्री एंगल बन गया, यानी डी ई निकालना है। यहाँ देखेंगे जब ये 1.5 है तो यहाँ भी 1.5 होगा, जिसमें साइन एक जैसा लगाए हुए है। अब हमको ए एफ निकालना है। ए एफ तो ए बी में से बी एफ यानी 1.5 घटा देंगे, 30 में से 1.5 घटाएंगे तो आएगा 2.8 मीटर। अब ट्रायंगल ए एफ सी ई में और ट्रायंगल ए एफ डी में बारी बारी से सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ लिखे हैं इन राइट एंगल ट्रायंगल ए ई एफ tan थीटा इक्वल टू पी बाई ए, tan 60 डिग्री इक्वल टू एफ बटा ई एफ, और इसके वैल्यू को रख दिए √3 और इसको रख के सॉल्व किए तो आ गया 9.5√3। इसी प्रकार इन ट्रायंगल ए एफ डी पूरा वाला में ये tan 30 डिग्री इक्वल टू ए बटा डी एफ और वैल्यू रखे तो आ गया 28.5√3। इस फिगर के अनुसार हमको डी निकालना है, तो डी इक्वल टू होगा डी एफ माइनस ई एफ। तो यहाँ डी एफ का वैल्यू है 28.5√3 और ई एफ का वैल्यू है 9.5√3। उसको माइनस करेंगे तो 90√3 मीटर आंसर होगा, यानी इसके बीच की दूरी
19 √3 मीटर आंसर होगा।